नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर सुश्री शरद सिंह की कहानी मोना, अब तुम कहाँ जाओगी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शरद सिंह कवित्री, शायरा, कथाकार होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी मोना, अब तुम कहाँ जाओगी। मोना अपने ससुराल पहुंची। द्वार पर उसका किसी ने स्वागत नहीं किया। एक औरत से परिचय कराया गया। नाम बताया गया लक्ष्मी। मोना ने नाम रट लिया। आसान था, परिचित सा। अलबत्ता लक्ष्मी की एक भी बात मोना के पल्ले नहीं पड़ी। भाषाई समस्या थी। लक्ष्मी बुंदेली मिश्रित हिंदी भाषी थी और मोना ओड़िया भाषी। मोना को पहली रात में ही अनुभव हो गया कि उसका ब्याह भले ही राम प्रसाद के साथ किया गया है, लेकिन उसके जेठ दुर्गा प्रसाद का भी उस पर उतना ही अधिकार है। यह क्या हो रहा है उसके साथ? मोना हतप्रभ थी। किससे कहे अपना दुख? उस घर में नौकर के नाम पर वही थी और सेविका के नाम पर भी वही। लक्ष्मी एक भी काम को हाथ नहीं लगाती। मोना के साथ जो कुछ होता जा रहा था उसे ठीक ठीक समझ पाना उसके बूते के बाहर था। मोना के पिता शिबोम के साथ मोल भाव करने के बाद सौदा तय हुआ 2225 रुपए, और इस वादे में कि उसकी तीसरी बेटी के लिए भी ऐसा ही कोई रिश्ता वे लोग ढूंढ देंगे। राम प्रसाद ने शिबोम के परिवार और आसपास की झुग्गी वालों के सामने मोना की मांग में सिंदूर भरा। इस रस्म के लिए मोना को लाल रंग की साड़ी दी गई थी पहनने के लिए, ताकि वह दुल्हन दिखे। शादी के बाद शिबोम और उसके परिचय वालों को देसी दारू और मछली के सस्ते पकौड़ों की दावत दी गई। शिबोम सीना फैलाए घूमता रहा और मोना ब्याह की प्रसन्नता को अपने दिल में समेटे अपरिचित देश की ओर चल पड़ी। रेलगाड़ी में बैठकर वह अपने दूल्हे को देखती और मन ही मन खिल उठती। उसकी दोनों बड़ी बहनों के दूल्हे ऐसे नहीं थे। वे उम्र में बहुत बड़े थे बहनों से। हमारे यहाँ दुल्हन का नाम बदल दिया जाता है। हम तुम्हें मोना कहकर बुलाया करेंगे। दुर्गा प्रसाद ने मोना को शादी से पहले ही जता दिया था। मोना समझ नहीं सकी थी। उसे हिंदी नहीं आती थी। बुंदेली मिश्रित हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं। शिबोम ने बेटी को दुर्गा प्रसाद की बात को अपनी भाषा में अनुवाद करके बताया था। क्या फर्क पड़ता है, मोना ने सोचा था। 2 समय के भात से बढ़कर नाम नहीं होता। वे कुछ भी पुकारें, कम से कम भात तो देंगे। न जाने कितने दिन और कितनी रातें मोना और उसके परिवार को पानी पीकर काटनी पड़ जाती हैं। जिस दिन माँ बाप को काम नहीं मिलता, उसे काम नहीं मिलता, उसकी बहन को काम नहीं मिलता, उस दिन फांके के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। मोना के विवाह पर उसकी माँ रोई थी, फिर खुश हुई थी यह सोचकर कि चलो एक और बेटी को इस नरक से छुटकारा मिलेगा और परिवार को कुछ दिनों के लिए भरपेट अन्न। मोना के मायके से ससुराल तक का रास्ता बहुत लंबा था। एक रेल से दूसरी रेल और भीड़ का सैलाब। भीड़ तो मोना ने भी देख रखी थी, किंतु रेल पर चढ़ने का यह उसका पहला अवसर था। ससुराल आकर शीघ्र ही मोना ने जान लिया कि वह ब्याह कर पत्नी बनाकर नहीं, अपितु नौकरानी और देह पिपासा शांत करने के साधन के रूप में लाई गई है। जिस पेट भर अन्न का सपना देखती वह यहाँ आई थी, उस अन्न में भी कटौती बढ़ती चली गई। बूढ़ी सास भी मोना को ही कोसती। नर्क सा जीवन जीती मोना रोती सिसकती और दुआ करती कि कम से कम एक बार तो उसके माँ बाप उससे मिलने आ जाएं। पर कैसे आएंगे? क्या उन्हें पता है रास्ता? वे भी तो कभी रेल पर नहीं चढ़े। एक दिन लक्ष्मी पर मानो वज्रपात हो गया। मोना को चक्कर आया। वह पानी का कलसा लिए हुए धड़ाम से गिरी। लक्ष्मी ने तो समझा कि मोना टें बोल गई। उसने चैन की सांस लेते हुए सोचा कि चलो बला टली, किंतु बला टली नहीं। सास ने मोना के शरीर को टटोला और प्रसन्न होकर घोषणा की कि मोना पेट से है।
सास की वाणी सुनते ही पथरा गई लक्ष्मी। कुछ देर बाद उसने स्वयं को संभाला और अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। अंततः उसने दुर्गा प्रसाद से दो टूक बात करने का निश्चय किया। जनने तो दो उसे, भेज आऊंगा उसे भिंड मुरैना में कहीं, बेफालतू चिंता मत कर, दुर्गा प्रसाद ने आश्वस्त किया। और जो तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी, लक्ष्मी ने चेतावनी दी। ऐसी नौबत नहीं आएगी, भरोसा रख मुझ पर, दुर्गा प्रसाद ने भरोसा दिलाया। मोना को जब पता चला कि वह गर्भवती है तो वह सोच में पड़ गई कि अब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। उसे या उसके बच्चे को अच्छे से रखेंगे ये लोग, या उसके बच्चे को भी उसी की भांति नौकर बनाकर रखा जाएगा। और जो बच्ची हुई तो मोना घर वालों की बोली कुछ कुछ समझने लगी थी। अब वह अपने कान खड़े रखती, एक चौकन्नी मां की तरह। एक अच्छी बात यह थी कि उसे अब भरपेट भोजन दिया जाने लगा था। इतना तो वह समझ गई थी कि उसके पेट में मौजूद गर्भ के कारण उसे भरपेट भोजन दिया जा रहा है। लेकिन प्रसव के बाद इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। यदि वह प्रसव के पहले ही इस घर से कहीं भाग जाए तो? लेकिन कहां? उसे तो ठीक से पता भी नहीं है कि वह है कहां। उसके अपने माता पिता का घर किस शहर में, कितनी दूर और कहां है? वहां तक कैसे पहुंचेगी? रेल की लंबी यात्रा के बाद एक बस में सवार होकर वह इस गांव तक आई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी और उस पर उसे अपनी बोली भाषा के अलावा कुछ आता नहीं था। कैसे और कहां चली जाए वह? हिंदी भी टूटी फूटी समझ पाती है। इसी उधेड़बुन में मोना के दिन रात कटते। एक दिन मोना को दो अपरिचित आदमियों के सामने खड़ा किया गया। वे विचित्र नेत्रों से उसे घूरते रहे। गर्भ धारण करने और भरपेट भोजन करने के कारण चेहरे पर आई लुनाई ने मोना के स्त्रीत्व में चार चांद लगा रखा था। सांवला चेहरा चमक उठा था, देह भर आई थी। कुछ देर वे दोनों मोना को घूरते रहे, फिर मोना को दूसरे कमरे में भेज दिया गया। पता नहीं क्यों मोना का मन सशंकित हो उठा। ये लोग कौन हैं? लक्ष्मी से पूछे या फिर सास से? आखिर उसने साहस बटोरकर लक्ष्मी से पूछा। जब वे दोनों तुझे ले जाएंगे खरीद कर, तब खुद ही पता चल जाएगा, फिर ऐश करना, लक्ष्मी ने भद्दे ढंग से उत्तर दिया था। खरीदना और बेचना जैसे शब्दों के अर्थ मोना जानती थी। इतने अरसे में उसे हिंदी के कई शब्द समझ में आने लगे थे। और तेरा बच्चा यहां मेरे पास, कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी गोद की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी बोली। मोना हतप्रभ रह गई। पहले माता पिता भाई बहन छूटे और अब उसका बच्चा भी उससे छुड़ा लिया जाएगा। नहीं, उसे यहां से भागना ही होगा, हर कीमत पर। मोना ने सोचा, कहां जाएगी? कहीं भी। उसकी कोख में अब उसका अपना बच्चा है। वह अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगे, मोना की छटपटाहट बढ़ने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस नरक से कैसे भागे। अंततः उसने उस दाई का सहारा लेने का निश्चय किया जो उसका गर्भ जांचने 2-3 बार आ चुकी थी। मोना ने पेट दर्द के बहाने दाई को बुलवाया और जांच के दौरान एकांत पाते ही दाई के पैर पकड़ लिए। मोना का भाग्य अच्छा था कि बूढ़ी दाई का मन पसीज गया, या फिर कोई और कारण था तो वह स्वयं ही जानती होगी। बूढ़ी दाई ने ही तय किया कि जिस दिन गांव के मंदिर में भंडारा होगा, उस दिन मौका मिलते ही वह मोना को बस पकड़वा देगी। बूढ़ी दाई अपनी बात की पक्की निकली। भंडारे वाले दिन परिवार के सभी लोग मुफ्त का भोजन करने मंदिर गए। बाहर से घर की सांकल लगा गए थे, मगर बूढ़ी दाई ने ऐन बस छूटने के समय सांकल खोली और मोना की मुट्ठी में 20 रुपए का नोट थमाते हुए उसे बस में घुसा दिया। बस चल पड़ी और मोना थरथर कांपती रही। कंडक्टर आया। कहाँ जाना है?
उसने मोना से पूछा और पैसे के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सागर, मोना ने अटकते हुए कहा। मोना ने घबराकर 20 का नोट उसे थमा दिया। खुल्ले देता हूं अभी, कहते हुए कंडक्टर और आगे बढ़ा। मोना को समझ में नहीं आया कि टिकट 15 रुपए की थी या 20 रुपए की। बस से उतरने के पहले कंडक्टर ने उसे 5 रुपए लौटा दिए थे। यह 5 रुपए ही उसकी कुल संपत्ति थे। उसने सहेजकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। सागर में बस अड्डे पर उसने रेल रेल कहकर पूछना शुरू किया। कुछ ने सिर झटककर अनसुना कर दिया, कुछ ने बताया। फिर किसी तरह रास्ता पूछती पूछती रेलवे स्टेशन पहुंच गई। किस रेल में उसे चढ़ना है, कहाँ जाना है, उसे पता नहीं था। बहुत देर तक वह प्लेटफॉर्म पर डोलती रही। गला सूखने लगा तो पानी की टंकी के पास पहुंचकर गला तर किया। प्लेटफॉर्म पर लाइटें जल गई थीं। चहल पहल बढ़ गई थी कि फिर एक रेल आई। भीड़ का एक रेला उसमें से उतरा और दूसरा चढ़ने लगा। मोना भी धक्का मुक्की करती हुई जा चढ़ी। उस समय उसके मन में बस 2 ही इच्छाएं बलवती थीं कि एक तो इस भीड़ की धक्का मुक्की में उसका गर्भ सुरक्षित रहे और दूसरी कि वह यहां से बहुत दूर चली जाए। रेल के डब्बे के फर्श पर बैठते ही मोना की आंखों में आंसू छलछल आए। बाबू कैसे होंगे, उसे याद करते होंगे। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। माँ कैसी होगी, वह याद करती होगी। क्या अभी भी वे रुपए बचे होंगे जो उसके ब्याह में उसके माँ बाप को दिए गए थे। दोनों बड़ी बहनों के ब्याह में मिले रुपयों से माँ ने 3 माह घर चलाया था। और कला, क्या वह भी अब तक ब्याह दी गई होगी। मोना को अपनी तीसरी बड़ी बहन की याद आई। ब्याह, इसी तरह का ब्याह जैसे उसका खुद का हुआ। उस गांव में, कौन जाने उस गांव में मोना की झुग्गी बस्ती की और लड़कियां भी रही हो। कौन जाने मोना की दोनों बड़ी बहनें भी उसी गांव के किन्हीं घरों में। धक से रह गया मोना का दिल। मोना को पता नहीं था कि उस गांव में 5 औरतें और थीं मोना के देश की। उन्हें भी मोना की तरह घर से बाहर निकलने की मनाही थी। उन्हें आपस में मिलने देने का तो प्रश्न ही नहीं था। वे एकाकी, आश्रित और लाचार अनुभव करती रहें, यही उनके पतिनुमा मालिकों के लिए बेहतर था। यूं भी कौन सोच सकता था कि बुंदेलखंड के पिछड़े हुए गांव में ओडिशा से लड़कियां ब्याह कर लाई जाने लगी हैं, क्योंकि वहां लड़कियां कम हैं, क्योंकि लाचार ओडिया लड़कियों के रूप में एक ऐसी नौकरानी मिल जाती है जो न काम छोड़कर भाग सकती है, न आंखें दिखा सकती है। सौदा लाभ ही लाभ का। मोना देर तक रोती रही और उसके आसपास बैठे लोग नाक भौं सिकोड़कर उसे देखते रहे। लेकिन मोना ने तय कर लिया था कि वह अपने माँ बाप के घर पहुंच पाए या न पहुंच पाए, लेकिन वह हर हाल में जिएगी और अपने बच्चे को भी जन्म देगी, पालेगी। कुछ भी हो, वह जिंदगी से हार नहीं मानेगी। यह उसके भीतर की माँ का साहस था जो अंगड़ाइयां लेने लगा था, क्योंकि उसके भीतर की औरत भले ही हार मान लेती, लेकिन उसके भीतर की माँ कभी हार नहीं मानेगी। उसे याद आने लगा वो गीत जो उसकी माँ अक्सर गाया करती थी। छो छोको भूंजी लोक पतर तोड़ले लागसी भोग। छो छोको भूंजी लोक, अर्थात हम लोग गरीब भुंजिया आदिवासी पत्ता तोड़ते हुए भूख लगती है। उस समय उसे भूख नहीं लगी थी, लेकिन उसे ध्यान आया कि कहीं उसके गर्भ का शिशु भूखा न हो। एक अबोध माँ अपने सहज ज्ञान से अपने गर्भस्थ शिशु की आवश्यकताएं भांपने लगी। भले ही उसका घबराया मन उससे पूछ रहा था, मोना, अब तुम कहाँ जाओगी? किंतु मोना के भीतर की माँ ने उस प्रश्न को अनसुना करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु की आवाज पहले सुनी और उसने 2 रुपए का केला खरीदा और खा लिया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।